नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर उन सभी के लिए जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं। हाल ही में आईआरसीसी ने इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए एक 447 पेज की ट्रेनिंग गाइड जाहिर की है। इस गाइड में कई केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं कि जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे आपकी एप्लीकेशंस को इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें गलतियां भी बताई गई हैं जो कैंडिडेट्स करते हैं, जिससे कि उनकी एप्लीकेशन या तो आगे की जांच के लिए फ्लैग हो जाती है या फिर रिजेक्ट हो जाती है पूरी तरह से। तो आज हम इन्हीं गलतियों को डिटेल में चर्चा करेंगे, नए एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब बात करते हैं क्या क्या मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं हमारी एप्लीकेशंस में, जो आईआरसीसी ने नोटिस की है और जिसकी नोटिफिकेशन इन्होंने अपने ऑफिसर्स को भी बताया है। तो आइए देखते हैं। तो पहली गलती है गलत कोड का इस्तेमाल, मतलब इनकरेक्ट नाक कोड। नाक कोड जो है वो, नाक कोड आप करेक्टली भरा कीजिए। अगर गलत नाक कोड भरेंगे तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होने के चांस हो जाते हैं। और जब आपकी एप्लीकेशन कोई भी ऑफिसर जब प्रोसेस करता है तो वो आपके जॉब टाइटल को ही नहीं देखते, बल्कि आपकी जॉब ड्यूटीज़, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ देखते हैं। और आपकी जो उसमें आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया है उसके साथ मैच भी करते हैं कि क्या क्या ये मैच कर रही हैं कि नहीं। और जो रिक्वायरमेंट्स है उस जॉब कोड की, या मतलब जो जैसे किसी भी ट्रेड की एप्लीकेशन है या कोई जो आपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपने अपना पीआर लेने की एप्लीकेशन लगाई है, तो क्या ये उस नाक कोड उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ मैच करता है कि नहीं करता, वो सारी चीज़ें उसमें नोट की जाती हैं, वेरीफाई की जाती हैं। अगर आपके द्वारा सबमिट किया गया जो नाक कोड है, जो आपने उसमें सबमिट किया है, वो आपकी जॉब ड्यूटीज़ से मेल नहीं खा रहा है या कुछ इसमें गड़बड़ है, तो कुछ डिफरेंस आता है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस हो जाते हैं, या फिर उसको स्क्रूटनाइज़, ज़्यादा डिटेल में स्क्रूटनाइज़ किया जाता है। इसीलिए आप अपनी जो भी नाक कोड आपका है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, या आप अपने आप कोई एप्लीकेशन भर रहे हैं, वो आप प्रॉपरली उसमें भरिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट है वो इंडोनेशिया से है, जिसने अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन कस्टमर सर्विस बताया या कुछ बताया, और उसकी जॉब ड्यूटीज़ की जब एनालिसिस किया गया तो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के पेशे से मेल खाती हो, जिसमें टीम लीडिंग की जिम्मेदारी शामिल। उसने दिया कि मैं टीम लीडर हूँ, लेकिन है वो फ्रंट एंड का, मतलब लोअर लेवल का उसका जॉब है, तो उसकी एप्लीकेशन फिर उसके सुपरवाइजरी लेवल का नहीं है, तो वो उससे मेल नहीं खा रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन जो है दोबारा स्क्रूटनाइज होगी। उसको हो सकता है कोई क्लैरिफिकेशन भी मांगी जाए, या एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जॉब ड्यूटीज नाक लीड स्टेटमेंट और जिम्मेदारियों के आधार पर सही जो नाक कोड है वो उसकी अच्छे से रिसर्च कर लें। आप वेबसाइट पे जाके उसके जॉब टाइटल जो है आपका मैच करना चाहिए उस नाक कोड के साथ। अदरवाइज उसको ना ना भरें, ऐसे जल्दबाजी में ना भरें, अच्छे से देख के। और अपने जो एम्प्लॉयर है, अपना एचआर है आपका, उसके साथ भी डिस्कस कर लें वो, तो आप उसके बाद प्रॉपरली भरें, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो गारंटीड रहता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी इस पॉइंट पे। दूसरी गलती क्या है कि नॉट डिक्लेयरिंग चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। आपकी सिचुएशन चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल आपने जॉब चेंज किया या कुछ किया, जो आपकी पर्सनल सिचुएशन है उसमें कोई भी बदलाव अगर होता है तो आईआरसीसी को आपको उसमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसे मिस रिप्रेजेंटेशन मान के आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, बल्कि कनाडा इमिग्रेशन आपके लिए 5 साल का बैन भी लगा सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी है, उसका आईटीए आने पर सीआरएस स्कोर कट ऑफ के काफ़ी करीब था,
और उसे पीआर के लिए इनविटेशन टू अप्लाई मिलने के कुछ हफ्ते बाद उसकी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस में बदलाव आ गया, जैसे कि अपने पार्टनर से कानूनी तौर पर अलग हो जाते हैं। इस बदलाव के कारण उसके सीआरएस पॉइंट्स बदल जाते हैं और इस मामले में कम हो जाते हैं। पॉइंट्स की दोबारा कैलकुलेशन के बाद उसका नया सीआरएस स्कोर उसके राउंड ऑफ इनविटेशन में सबसे कम रैंक वाले व्यक्ति से भी कम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में उसके जो पर्सनल सिचुएशन चेंज हो गई, तो इस बदलाव के कारण उसकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है। हालाँकि ये जो सिचुएशनल चेंजेस हैं, इससे बचना कभी-कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन किसी भी अपडेट के बारे में ईमानदार और जो है क्लियर आपको रहना ज़रूरी है। अगर जो परिस्थितियाँ आपकी हैं, सिचुएशंस हैं, उसमें स्टेटस जो है आपका, उसमें बदलाव की घोषणा करते हो, जो उसका कैंडिडेसी है वो बन सकती है। इसलिए शादी, तलाक, बच्चे का जन्म, जॉब बदलना या कोई भी ऐसा बदलाव जो आपके सीआरएस स्कोर पे असर करता हो, उसकी तुरंत जानकारी जो आईआरसीसी को दे दें। तो ये फैक्टर्स हैं, इनमें अगर कोई भी चेंजेस होती है आपकी, तो आप आईआरसीसी को नोटिफ़ाई कर दें। वर्क एक्सपीरियंस का जो इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम में वर्क एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो इसको देखने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए वो ट्रेंड लोग होते हैं कि कैंडिडेट अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो चेक लिस्ट उनके पास बनी होती है, वो सारा कुछ चेक करके ही आपको आगे बढ़ाते हैं आपकी फाइल को। उसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका एनालिसिस जो है अच्छे तरीके से करें, और ख़ासकर वर्क एक्सपीरियंस के जो उसमें दिए हुए हैं वर्ड्स किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कंटिन्यूअस पेड वर्क, फुल टाइम या पार्ट टाइम, इक्विवेलेंट, और किस तरह का एक्सपीरियंस आपके प्रोफेशन के लिए गिना जाएगा। और ये ज़रूर आप निश्चित करें कि आपका जो रेफरेंस लेटर्स में जो भी जानकारी दी है, जैसे जॉब ड्यूटीज़, वर्क आवर्स जो हैं, सैलरी, रोज़गार का जो पीरियड है आपका, मतलब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो क्लियरली मेंशन किया गया हो, और ये आपका जो आपने जिस एनओसी कोड के तहत अप्लाई कर रहे हो उसके साथ ये मैच करना चाहिए। एक्सपीरियंस कोड आप कोई लिख रहे हो, एक्सपीरियंस किसी दूसरे कोड के साथ है, तो वो फिर नहीं चलेगा। तो वो आपको बहुत ध्यान से अपना कोड जो है उसमें देखना है और फिर अप्लाई करना है। अगली जो चौथी गलती है वो हो सकती है हैविंग इनवैलिड और एक्सपायर्ड लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स। जैसे आपने ये आपको पता ही है कि आइल्स वगैरह का जो है वो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 2 साल तक वैलिड रहता है। हालाँकि मैं इस चीज़ से थोड़ा-सा डिफ़रेंस रखता हूँ। का जो एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट्स हैं आइल्स वगैरह के, वो अप टू डेट हो, मतलब 2 साल तक वैलिड है, 2 साल तक वैलिड है, तो पिछले 2 साल के अंदर-अंदर जो भी डेट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो तब तक 2 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मई 23 को दिया तो मई 25 तक वो वैलिड है, तो उसके बाद फिर वो नहीं चलेगा, उसके बाद आपको रीटेस्ट जो है वो उसका देना पड़ेगा। तो ये अब 2 साल का आप देख लीजिए, वो आपका एक्सपायर तो नहीं हो गया है कहीं? अगर हो रहा है तो आपको कर लेना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मैं एज पे हूँ तो पहले से ही उसकी डेट्स वगैरह बुक कर लो, क्योंकि उसमें डेट वगैरह बुक करने के लिए भी टाइम लगता है। तो ये एक ख़ासकर ध्यान रखना है। हालाँकि 2 साल में कोई इंग्लिश बोलना लिखना भूल तो नहीं जाता है, ख़ासकर वो जब जॉब में है, कनाडा में जॉब में है या कहीं भी है, तो ये एक बनाया हुआ है वैलिडिटी का धंधा के। बट यू हैव टू गो बाय द रूल्स, जो रूल बने हुए हैं तो उसी तरह से आपको करना है। तो मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दे दी है। तो नेक्स्ट है इमिग्रेशन मिसअंडरस्टैंडिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो जो आपका इमिग्रेशन प्रोग्राम है, आप जिस भी प्रोग्राम, पीएनपी है या कोई और है, सीईसी वाला है या कोई किसी, अब तो कई प्रोग्राम्स हैं ना, एआईपी हो गया, आरसीआईपी हो गया, तो जो भी प्रोग्राम आपका है उसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है, उस एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है, रिक्वायर्ड वाली प्री रिक्विजिट्स हैं, उसको आप पूरा कीजिए।
अगर वो आप पूरा नहीं करते हैं, गलती छोड़ देते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी सोचता है कि मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू जो है वो एलिजिबल हूँ, और वो उसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी हो गई, उसका एक अपने डिपार्टमेंट का लेटर भी है, अपॉइंटमेंट लेटर भी है, और स्टडी परमिट और को-ऑप वर्क परमिट वगैरह दोनों के तहत वो स्टेटस में भी था। तो आपको उसमें देखना है कि आपका जो वर्क है वो पेड हो, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, जो आपके उसके ट्रेड या आपके उसमें रिक्वायरमेंट्स है, जैसे सीईसी हो गया, तो पीएनपीस में अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो उसमें जो भी उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कीजिए, उसको देख लीजिए अच्छे से, आप एनालाइज़ कीजिए कि क्या किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है। डेज़ अपने काउंट कीजिए, कहाँ से कहाँ, थोड़ा वेट करके अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे आपका एक्सपीरियंस हो रहा है 11 मंथ्स का और आपने अप्लाई कर दिया, तो वो फिर एज़ ऑन डेट नहीं होगा ना, फिर उस डेट जिसको आप अप्लाई कर रहे हो उसको 12 मंथ्स का होना चाहिए। तो जैसे ही 12 मंथ्स का होता है, आप उसके बाद कीजिए, या और कोई रिक्वायरमेंट्स आपकी पेंडिंग है, तो उसको पूरा करके कीजिए आप। और आउट ऑफ मतलब स्टेटस आपका इन वो वैलिड स्टेटस होना चाहिए कनाडा के अंदर। जैसे आपका कोई वर्क परमिट पे है, तो वर्क परमिट आप ओवरस्टे नहीं हो, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है वो भी ज़रा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ओवरलुकिंग मेडिकल और पुलिस चेक्स। तो मेडिकल और पुलिस चेक्स का भी आपको ध्यान रखना है। अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका वैलिडिटी है वो प्रॉपर हो, कोई गड़बड़ ना हो उसमें। पुलिस चेक्स जो हैं जो प्रॉपर होने चाहिए, पीसी आप कहीं से भी बनाते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से आपका डेट्स वगैरह उसमें बनी हुई होने लगी हुई होनी चाहिए। आउट ऑफ जो है मतलब एक्सपायर्ड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कुछ मेन जो और कॉमन जो एरर्स जो हम आईआरसीसी के एप्लीकेशन फाइल करते समय जो है वो गलतियाँ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स भी आपको बताई और ये भी बताया कि उसका क्या आपके पास क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप उसको कर सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर कट एप्लीकेशन भरनी है, और किसी किस्म के जो एम्बिग्विटी जो है एप्लीकेशन के अंदर, कहीं आप कुछ लिख रहे हैं, दूसरी जगह कुछ लिख रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। तो आपको जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, वो सारा कुछ जो है आपका जो पहले आपने अप्लाई किया हुआ है ना, जैसे वर्क परमिट के समय या किसी स्टडी परमिट के समय, तो थोड़ा-सा उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रखा हो और उसको मैच करके ही लिखिए, क्योंकि उसमें और इसमें अगर वेरिएशन आती है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वही एक रिजेक्शन का कारण बन जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो आपका कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोग भी चैनल के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट जो जानकारी हैं वो मिल सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।